Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 12th of November 2021, Friday. Inspiration of the day is you can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. Markets tumbled as US inflation hits 30-year high. All the benchmark indices or stocks decline in India because of the increase in US inflation. So, US inflation triggers the expectation or the possibility of the sooner than expected rate hike by US Federal Reserve, and owning to this expectation, owning to this uncertainty, investors started to price. तो if we talk about in a very simple term, इंडिया के जितने भी benchmark indices हैं, stock indices हैं, that has declined for third straight day. और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो यूएस इकोनॉमी में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है. अभी तक की अगर डेटा की बात करें तो 30 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इस समय यूएस में देखी जा रही है. और इसी की एक्सपेक्टेशन की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग कि आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर द प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू बी हाइक्ड बाय यूएस फेडरल रिजर्व. जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे यूएस फेडरल रिजर्व वहाँ का सेंट्रल बैंक है. एंड amid this expectation, all stock market or benchmark indices declined for third straight day. Consequently, the annual inflation rate in US hit the 30-year high in the month of October, and that is challenging the Federal Reserve transitory narrative. और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस है, कौन कौन से, सेंसेक्स और निफ्टी. तो इन दोनों पर ही देखने को मिला है. अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 1.1% का डाउनफॉल देखने को मिला. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 696 पॉइंट. So intraday before recouping the some losses in the last hour. तो ओवरऑल 1.1% का लॉस देखने को मिला, या हम बोल सकते हैं डाउनफॉल सेंसेक्स में रहा. हालांकि लास्ट जब एंड होने के सेशन में एक घंटे के पहले कुछ इम्प्रूवमेंट देखा गया. एंड बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट द इंडेक्स एंडेड एट 59,919, and that is a in total decline of 0.72%. On the other hand, Nifty has also shown the downfall of 0.8% and end the session at 17,873. तो इंडिया की स्टॉक मार्केट हो चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है यूएस की इकोनॉमी के डेटा पर या उसके इंडिकेटर पर. और इस समय यूएस की जो इन्फ्लेशन है, अगर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें तो सीपीआई ऑफ द यूएस इकोनॉमी हैज़ राइजन टू अप्रॉक्सीमेटली 6.2%. और पिछले 30 सालों में ईयर और ईयर बेसिस के कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है यूएस इकोनॉमी में. एंड डेफिनेटली ये जो एनालिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट और जो फोरकास्ट कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है. ऐसा तो फिलहाल उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हाई जाएगा सीपीआई यूएस इकोनॉमी में. और इससे पहले रिसेंटली अगर आप थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट या इंटरनेशनल न्यूज़ से अवेयर हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सीपीआई रिपोर्ट फ्रॉम China as well, and showing the pass through of raw material prices into consumer good. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है that is more or less imported inflation. I think many of you might be knowing about this imported inflation term. What is imported inflation? When the general price level rises in a country, and that is because of the rise in price of the imported commodity. So that particular inflation is termed as इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. इट मीन्स बेसिकली इनहेरेंटली एक कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं थी, लेकिन जिस कंट्री से वो कंट्री इंपोर्ट करता है, जहाँ से उसके इंपोर्ट की कमोडिटीज़ आते हैं, उस कंट्री में इन्फ्लेशन थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन जो इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ कंट्री ए में आए वो भी महंगे आए. तो दिस शॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन और दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. तो यहाँ पर एनालिस्ट का ये कहना है कि इससे पहले चाइना ने भी स्ट्रॉन्ग सीपीआई रजिस्टर किया था, और कहीं ना कहीं चाइना में जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से भी यूएस में ये इन्फ्लेशन देखी जा रही है.
दैट इज़ मोर और लेस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि बहुत सारे गुड्स जो हैं वो अमेरिका जो है, यूएस से जो है वो चाइना से इम्पोर्ट करता है। अगर चाइना में इन्फ्लेशन है तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द यूएस इन्फ्लेशन लेवल एज वेल। और उसका सीधा इम्पैक्ट रॉ मटेरियल प्राइस जो कि चाइना में हाई प्राइस पर थे उसे यूएस ने इंपोर्ट किया, तो सीधा का सीधा उसका इम्पैक्ट यूएस में जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स हैं उन पर दिख रहा है क्लियरली। दैट ट्रांजिटरी फॉर लॉन्गर थीम इज गेनिंग मोमेंटम, and the deeply negative real interest rate instilled fear among the investor that Federal could struggle to ensure the price stability, contain the excess leverage and prevent the asset bubbles from expanding and forming in a core and non-core market। तो अब जो एनालिस्ट हैं वो अपनी अलग अलग तरह के एक्सपेक्टेशंस या फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि इस इन्फ्लेशन से यूएस फेडरल जो रिजर्व है वो क्या डिसीजन लेगा। डेफिनेटली 6.2 CPI क्रॉस कर गई तो दे विल ट्राई टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाए इन ऑर्डर टू अफेक्ट द डिमांड, जिसका सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर देखने को मिलेगा। अगर हम इंडिया के इंडाइसेस की बात करें, सेंसेक्स और निफ्टी की, तो उसका उस पर हमारा सीधा इम्पैक्ट दिखा है यूएस की इन्फ्लेशन का, जिसकी वजह से चाहे वो सेंसेक्स BSE सेंसेक्स रहा हो चाहे वो निफ्टी रहा हो, सब में कुछ कुछ फॉल देखने को मिला है। गेनर्स की बात करें तो टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्री, ये तीन स्टॉक्स जो थे वो गेनर्स की लिस्ट में रहे बिकॉज ऑफ यूएस इन्फ्लेशन। लूजर्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेक महिंद्रा एंड बजाज फिनेंसर। अपार्ट फ्रॉम इट, as per the BSE sectoral performance reality, BankX, finance, healthcare, telecom, all these sectors have registered the negative performance because of US inflation. And this is the inflation bite, and this red line indicates the inflation of China, and this blue line indicates the inflation of US, and we can see there is a slight rise in both the lines, and because of this the other global indices are also impacting. On the other hand, if we talk about the bond and rupees, so Indian bond market is not very much affected by this US inflation. There is a one news column that is given on page number 4. Bond rupees take US inflation scare easy. जहाँ की हाई यूएस इन्फ्लेशन की वजह से जो वर्ल्ड की अदर इंडाइसेस इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, बिगेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, उनके स्टॉक्स जो हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। द इम्पैक्ट और द इंडाइसेस आर गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द यूएस इन्फ्लेशन। ऑन द अदर हैंड, Indian bond market, which is more or less follow the US cues, were little changed. Why there is a very less impact or little impact of US inflation on Indian bond market? If we see very clearly, RBI assured to the bond market or the market that there will be the continuous liquidity supply. RBI will not go to or will not cut any short of liquidity supply because of this US inflation, and owing to this reason the bond market is little or very less impacted by this US inflation triggered. So RBI has given the signal that there will be ample liquidity condition for the bond market without trying to control the yield. However, rupee lost responding to US dollar strength overnight and also parting because it had moved sharply this week on inflow related to Paytm initial public offer. So bond market is very less impacted. On the other hand, rupee lost responding to US dollar strength overnight. Why? Because there is a ample inflow. There is a ample inflow of US dollar. Why? Because of IPO. किसका IPO हुआ था? पेटीएम का IPO हुआ था। सो अभी फ़िलहाल तक के लिए बॉन्ड मार्केट और रुपी के टर्म्स में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है यूएस इन्फ्लेशन का, एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ द आरबीआई एक्शन। नाउ लेट अस लुक इनटू द आर्टिकल नंबर 2। फ्रॉम 2025 ऑल न्यू व्हीकल्स विल नीड टू बी E20 compliant. So according to the data, from 2025 onward, all the vehicle in India will be E20 compliant. Now, what is the question here? What is E20? If you remember, yesterday we have discussed about the ethanol blending.
और एथेनॉल के जो प्रोक्योरमेंट प्राइस थे उसको लेकर भी जो कैबिनेट कमेटी ने डिसीजन लिया था वो भी हमने डिस्कस किया था। आप इस न्यूज़ को उसी पर्टिकुलर न्यूज़ के एक्सटेंशन में समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ सुनने में आ रही है कि 2025 के बाद से जितने भी व्हीकल इंडिया में आएंगे, ऑल न्यू व्हीकल सोल्ड इन द कंट्री will need to be E20 compliant. What is E20 compliant? It means that particular vehicle will have the engine or the technology that will only use the petrol blended to an extent of 20% with ethanol. So E20 here represent the E means ethanol, 20 means 20% blended. It means whatever petrol or the fuel will be used by those vehicle that will be blended with at least 20% ethanol, and we all know ethanol is one of the largely used biofuel, first generation, second generation or third generation. And definitely this move may force the automakers to again reconfigure their existing petrol vehicle to operate using the blended fuel. Recently भारत इंजन 4 को लेकर के भी कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग के अकॉर्डिंग भी जो ऑटोमेकर्स हैं दे नीड टू मॉडिफाई देयर पेट्रोल व्हीकल। And speaking to a journalist a day after Union Cabinet hiked the ethanol procurement prices, Petroleum Secretary said that the target is to only sell the E20 petrol all across the country from 2025 onwards. और अभी फ़िलहाल E20 मार्केट में नहीं है, इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में। और इसीलिए गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि इन द ट्रांजिशन पीरियड बोथ E20 और E10 द पेट्रोल ब्लेंडेड विद 10% एथेनॉल विल बी अवेलेबल बट एट अ डिफरेंट रिटेल आउटलेट एंड विल कॉमनली कॉल दैम पेट्रोल पंप्स। तो अगर 100 लीटर पेट्रोल कोई व्हीकल यूज़ कर रहा है तो उसमें एटलीस्ट 20 लीटर का एथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए। एंड हमने डिस्कस भी किया था कि इसके क्या फ़ायदे होंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग से। एक तो इंडिया की जो एनर्जी डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ पर वो रिड्यूस होगी, इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। अपार्ट फ्रॉम इट जो एमिशन है, एमिशन का जो टारगेट है वो भी इंडिया अचीव करेगा इससे, क्योंकि एमिशन कम होगा। बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल की नई इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सो ऑल दीज आर द सम very obvious benefit of using ethanol blended petrol and vehicles that use these E20 fuels. अगर करंट स्टेटस की बात करी जाए, करंट स्टेटस में E10 नॉर्म्स के व्हीकल अवेलेबल है। मारुति सुजुकी जो कि इंडिया में सबसे बड़े कार मेकर या लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी है, हैज़ मोर देन 50% मार्केट शेयर। तो उसकी जो व्हीकल हैं वो E10 कंप्लायंसेस हैं। अभी तो डेफिनेटली 2023 तक इंडिकेशन दे दिए गए हैं ऑटोमेकर कंपनीज को कि नाउ यू हैव टू मूव फ्रॉम E10 टू E20, यानी अभी जो पेट्रोल यूज़ होता है उसमें 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, जो 2023 और 25 से यूज़ होंगे इनमें E20 की होगी। And every automaker company has welcomed this gap, and they are saying that ethanol is going to be the one big technology that we will be using for our products, and we will configure all the petrol vehicle for the use of E20 fuel. And this is the status check: 10% current ethanol blending target and 20% ethanol blending target is for financial year 25 to 26. Apart from it, 350 crore liter current ethanol procurement is done by government of India. तो 350 करोड़ लीटर का procurement गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और जो टारगेट है वो 1000 करोड़ लीटर का है in order to meet this requirement of 20% blending. तो जो benefits हैं वो double triple हो जाएंगे. Now let us look into the article number 3. RBI's retail direct scheme could be a game changer. If you remember in yesterday news analysis we have discussed about one of the scheme that is launched by our Prime Minister for retail investor in order to invest into the government security. So Prime Minister Narendra Modi will on Friday launch two schemes of Reserve Bank of India. What are those two schemes? One is Retail Direct and an Integrated Ombudsman scheme. Although
On yesterday news analysis, we have discussed about this retail direct scheme. As I told you, this retail direct scheme will allow the individual or the retail investors to directly open an account with RBI in order to invest into government security. जी securities में invest करने के लिए अब retail investors को भी allow होगा. They can open their account with RBI and RBI will manage their account. And we have discussed why government is going for it. Government want to increase its investors base, जिससे government को जो borrowing है वो करने में ज़्यादा आसानी हो. मतलब अभी जो एक छोटा सा इन्वेस्टर बेस है केवल उतने ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल और हाई क्रेडिट वर्दी इंडिविजुअल. अब आप रिटेल अगर पार्टिसिपेंट्स को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, सो डेफिनेटली योर इन्वेस्टर बेस इज गोइंग टू बी लार्ज. एंड वेन एवर गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बोरो फ्रॉम द मार्केट, गवर्नमेंट विल हैव अ वेरी गुड ऑप्शन एंड वेरी लार्ज एंड वाइड इन्वेस्टर बेस. That will increase the borrowing cost as well for government. So for the apart from this retail direct scheme, government is or our prime minister is also going to launch an integrated ombudsman scheme. What is ombudsman? Ombudsman is basically a government official who deals with the complaint made by the ordinary people against the public organization. तो banks में जो भी ग्रीवेंसेस जनरेट होते हैं, उनको एड्रेस, जो भी कंप्लेंट्स जनरेट होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए ऑम्बड्समैन अपॉइंट करे जाते हैं. और हिंदी में इसको हम बोलते हैं लोकपाल, लोकायुक्त. कभी अगर किसी ने बैंक में कंप्लेन करी होगी हायर लेवल पे, तो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल माइट बी नोइंग. पहले आप मैनेजर से कंप्लेन करते हैं, मैनेजर नहीं सुनता, देन यू गो फॉर कंपनी. और बैंक्स की आप वेबसाइट पर जाते हैं कंप्लेन पे, बैंक अगर उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं लेता, देन यू कैन गो टू द ओम्बड्समैन. And the basic function of an ombudsman is to investigate and report on complaint against the public authority. In case of bank, it may be any bank official. However, you need to keep this in mind that unlike a court, an ombudsman normally has no power to make any legal binding decision. But yes, this particular mode of resolution is one of the quick and cheapest mode, and there is normally no cost to the complainant, and most of the time whatever decision ombudsman has to be followed by that particular bank. तो दो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं. हालांकि इसमें जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है दैट इज बीइंग highly popularized by the RBI as well as the government, and it is the first time in RBI history that this particular scheme is being launched. और हमारे जो शक्तिकांता दास है, मिस्टर शक्तिकांता दास जो गवर्नर हैं आरबीआई के, उनका कहना है दिस इज़ वन ऑफ द मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दैट आरबीआई इज गोइंग टू take. And after this launch of a scheme, India will be the third nation in the world after US and Brazil. इट मीन्स केवल यूएस और ब्राज़ील में ही रिटेल पार्टिसिपेशन अलाउ है इन केस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट जी सिक्योरिटीज़. तो इंडिया तीसरा ऐसा कंट्री होगा. और कहीं ना कहीं आरबीआई ने ये भी इंश्योर किया है कि दिस विल ऑफर द सेफ, सिंपल एंड डायरेक्ट चैनल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी. And definitely till now this scheme is free and no services fee or any sort of fee will be charged by the investors. They can simply use the account and make payments and buy any sort of government security. As apart from it, investor support facility will always be available for 24/7 time. So let's see how this scheme is going to change the government borrowing in future. Now let us look into some other news clips. Government want ONGC to bring in private players to boost the outputs. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has suggested ONGC that if ONGC can farm out portion of its producing assets to private entity. Why? Just to boost the crude oil and gas output in India. जिस तरह से गैस के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने सजेस्ट किया है ओएनजीसी की अगर वो चाहें तो उनके जो प्रोड्यूसिंग असेट्स हैं, ऑयल फील्ड जैसे हम सकते हैं, गैस फील्ड जो हैं, उसका कुछ पोर्शन प्राइवेट प्लेयर्स को दे सकते हैं. मीनवाइल जिससे कि क्रूड ऑयल और गैस का जो आउटपुट है वो बढ़ सकता है. दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग स्टेक टू द प्राइवेट प्लेयर्स एंड एक्सप्लोरिंग द पार्टनरशिप. तो आप चाहें तो स्टेक सेल कर सकते हैं या पार्टनरशिप किसी तरह के जॉइंट वेंचर फॉर्म कर सकते हैं. एंड दिस इज द
crude oil production graph and natural gas production graph by ONGC since financial year 17 to 21, and if we see very clearly this is decreasing year by year, although not substantial decrease is there, but yes, इट इज़ डिक्रीजिंग ऑल्दो इट शुड इंक्रीज। और जिस तरह से इंडिया का रिलायंस बढ़ता जा रहा है इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर या इम्पोर्टेड फ्यूल्स पर, एनर्जी पर, उसको देखते हुए अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अगर आपसे नहीं हो रहा, यू जस्ट सेल दिस पर्टिकुलर प्रोड्यूसिंग असेट्स टू एनी प्राइवेट प्लेयर, वो प्रोड्यूस करेंगे। सो लेट अस सी हाउ ONGC विल रिएक्ट टू दिस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया बीट्स पीयर्स डेवलप मार्केट इन PEVC funding. What is P? What is VC? It stands for private equity and venture capital funding. So, India's entrepreneurial ventures, including startups, have been widening their lead over those in other emerging markets in terms of capital attracted vis-a-vis economic size of the country concerned. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया में जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडिंग है, दैट इज रिलेटिव टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, related to the gross domestic products is high in even in comparison to some developed economy. अगर क्वांटम की बात करें, इंडिया अट्रैक्टेड अप्रॉक्सीमेटली $34.9 billion PE equity funding in financial year 2020, and as per the data, some data published by London Stock Exchange Group Business. और जैसा कि मैंने बताया कि 1.3% है GDP का इन टर्म्स ऑफ डॉलर, बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक डेटा। तो इंडिया में जिस तरह से प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो नंबर, वो क्वांटम, वो प्रपोर्शन, वो अमाउंट बहुत सारे डेवलप कंट्रीज से भी ज़्यादा है। इट मीन्स इंडिया में स्टार्टअप्स का जो बोल सकते हैं इन्वायरमेंट, जो इंक्यूबेशन है, वो बढ़ रहा है। कंपनीज और वेंचर कैपिटल वांट टू इन्वेस्ट इनटू स्टार्टअप, सो जिससे कि जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉरिश करें। और सबको पता होगा, अगर आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, किसी भी इकोनॉमी के लिए MSME और स्टार्टअप जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ ग्रोथ इंजन, एंड दैट डेटा इंडिकेट्स दैट इंडिया इज एक्चुअली ऑन अ पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। इससे पहले का अगर आप डेटा देखें तो इंडिया में स्टार्टअप्स या जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते थे, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो होते थे वो फेल हो जाते थे। बट अगर आज के टाइम में आप डेटा उठा करके देखें, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो नाइका हो, या कहीं के भी स्टार्टअप्स हों, दे आर एक्चुअली बिकमिंग यूनिकॉर्न एंड डेकाकॉर्न इन अ वेरी लार्ज स्पैन ऑफ टाइम बाय सिंपली गोइंग थ्रू 1 or 2 fundraising exercise. And because of this, the data of India's venture capital funding or private equity funding indicating that it is beating the some developed economies. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CNG LNG now under the auto PLI scheme. So Indian government added 100 advanced technologies including the alternate fuel systems such as CNG and LNG under PLI scheme. What is PLI scheme stands for? That is productivity linked scheme or production linked scheme for automobile sector. तो भारत 4 से कंप्लाई करने के बाद भारत स्टेज 5 कंप्लायंट flex fuel engine, electronic control units for safety, advanced driver assist system, e-quadricycle among others will also be covered under this scheme. तो पहले अब भारत 5 और जितनी भी जो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं CNG और LNG फ्यूल्स को भी इंक्लूड करते हैं, बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज़ को गवर्नमेंट ने अब PLI स्कीम के तहत कवर कर दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा, इससे क्या फ़ायदा होगा, और अभी तक क्या था? अभी तक टिल नाउ गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड ओनली 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स अंडर द स्कीम। बट ऐसा कहा जा रहा है कि द स्कीम एम्स टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको PLI स्कीम में इंक्लूड करने के बाद से, या CNG LNG को भी PLI स्कीम में इंक्लूड करने के बाद से, एक तो इंडिया को अपना हाइब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल जो प्रोड्यूस करने का टारगेट है, उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। क्यों?
क्योंकि अब इन टेक्नोलॉजीज़ में इस तरह के फ्यूल अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। क्यों इन्वेस्टमेंट होगा? क्योंकि पीएलआई स्कीम में आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर विद लाइक टू इन्वेस्ट इनटू दीज टाइप्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, इंडिया को अपने एमिशन टारगेट को अचीव करने में ईजीनेस रहेगी। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो समय स्ट्रगल कर रहा है उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, ऑल्टरनेट फॉर्म में उनको पीएलआई स्कीम्स में के तहत कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। और दूसरी चीज़, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं जो एनर्जी पर इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर, वो भी रिड्यूस होगी सीएनजी एलएनजी में मूव कर हाइड्रोजन सेल व्हीकल में या इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूव करने पर। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन गवर्नमेंट इज एक्चुअली including emerging technologies, alternate fuel system into PLI स्कीम। आप सबको पता होगा PLI स्कीम क्या है, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है कि अगर PLI स्कीम के तहत अप्लाई करेंगे तो उनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारे टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे, बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे। हालांकि PLI स्कीम के अंदर कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि वो जितना प्रोडक्शन करेंगे उसका एक मिनिमम अमाउंट उनको बाहर इंपोर्ट करना पड़ेगा। दे कैन नॉट यूज Indian market as their wholesale or only market for selling their product. They need to import certain amount of money or certain amount of product. तो इससे इंडिया का जो they need to export certain amount of money, तो इससे certain amount of product, तो इससे इंडिया एक्सपोर्ट हब जो बनना चाह रहा है, जो उसका एम्बिशन है आगे आने वाले टाइम में कि इंडिया शुड इमर्ज एज अ एक्सपोर्ट हब और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। तो इस टारगेट को अचीव करने में भी बेनिफिट मिलेंगे अंडर द एक्सटेंशन ऑफ दिस पीएलआई स्कीम। तो ये पीएलआई स्कीम जो है सीएनजी एलएनजी को इंक्लूड करना और नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना, दैट विल गिव द लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट्स टू ऑटोमोबाइल सेक्टर एज वेल एज द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। अब देख लेते हैं some other news clips. Auction for 5G spectrum likely in April, May, says Vaishnav. सो हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है जो 5G स्पेक्ट्रम जो बहुत टाइम से जिसका वेट हो रहा है और जिसको लेकर कई सारे इश्यूज हैं, दैट पर्टिकुलर इन स्पेक्ट्रम इज गोइंग टू ऑक्शन इन द मंथ ऑफ April and May for the next year, or we can say into next financial year. So while relief measure announced in September this year for telecom operators mark the first set of reforms, and the government is in the process to bring a spectrum auction as soon as possible. तो probably अप्रैल और मई के मंथ तक ये ऑक्शन हो जाएगा। हालांकि कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको लेकर के जो इश्यूज चल रहे हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इसके अलावा कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल हर्डल्स भी हैं इस 5G स्पेक्ट्रम के केस में, तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी गई। बट येस, गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए, दैट इज़ अप्रैल एंड मई। लेट अस सी क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता है अब। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.